हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉस्ट और प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। रेवेन्यू है क्या? तो रेवेन्यू द मनी रिसिप्ट्स और सेल्स रिसिप्ट्स ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ इट्स आउटपुट और प्रोडक्ट इज नॉन एज रेवेन्यू ऑफ द फर्म। यानी एक कोई फर्म जो अपना सामान बेचती है, जो अपना प्रोडक्शन बेचती है, अपना प्रोडक्ट बेचती है या आउटपुट बेचती है, उसके फलस्वरूप जो उसको मनी रिसिप्ट्स प्राप्त होते हैं, मौद्रिक प्राप्तियां जो उसे मिलती हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कुल मिलाकर एक फर्म को अपना उत्पादन बेचने पर जो मौद्रिक प्राप्तियां होती हैं, जो मुद्रा प्राप्त होती है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। सपोज करके चलिए कि एक फर्म ने 1000 वस्तुएं पैदा की और वो 2000 रुपये में बेच दी, तो उसका जो रेवेन्यू है वो 2000 रुपीज़ है। तो रेवेन्यू क्या है? मनी रिसिप्ट्स कह सकते हैं आप इसको, सेल्स रिसिप्ट्स कह सकते हैं फर्म की, जो उसे अपना प्रोडक्शन बेचने पर प्राप्त होती है। अब ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू है सम ऑफ मनी रिसिप्ट्स ऑफ ए प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी एक निश्चित मात्रा बेचने पर जो उत्पादक है वो जब एक निश्चित मात्रा बेचता है तो उस मात्रा को बेचने पर जितनी भी मनी रिसिप्ट्स प्राप्त होती हैं, मौद्रिक प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, उन सब के जोड़ को हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू कहते हैं। फिर वही बात आ जाती है, मान के चलिए आपने 100 वस्तुएं पैदा की और एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, तो 100 वस्तुओं को बेचने पर आपको 50 के हिसाब से जो मिलेंगे वो 5000 रुपये मिलेंगे। तो वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। टी आर इज इक्वल टू सिग्मा एम आर और टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, समेशन, और एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांतागम। ये अगले उसमें देखेंगे आप। और टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू। ए आर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी यानी जो मात्रा आपने बेची है। अब बात आती है एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज नॉन एज एवरेज रेवेन्यू। यानी एक इकाई बेचने पर जो मुद्रा हमें प्राप्त होती है या रेवेन्यू जो हमें प्राप्त होता है उसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और इसको निकालने का सीधा तरीका है कि ए आर को निकालने के लिए टी आर को क्यू से भाग कर दो। टोटल रेवेन्यू, कुल मात्रा, कुल आगम को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? ए आर आ जाएगा। अब सपोज करके चलिए मैं यहाँ उल्टा ए आर निकालने का एक तरीका आपको बताने का प्रयास करूँगा। सपोज करके चलिए आपका टोटल ए आर टी आर यानी आपने 1000 रुपये का माल बेचा और उसमें से 100 वस्तुएं थीं, तो आप अनुमान लगाइए कि इसे हम क्या कहेंगे। तो 100 से 1000 को भाग कर देंगे, 10 आ जाएगा। असलियत में ये क्या है? रेट है। जो ए आर है वो रेट है जिस पर हम आउटपुट को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्राइस पर यूनिट है, प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। एक वस्तु को बेचने की कीमत क्या है, इसको हम ए आर कहते हैं। उसके बाद आता है एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है द चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ सेलिंग वन मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी आउटपुट की एक इकाई कम या अधिक बेचने पर जो रेवेन्यू में चेंज आता है, टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लीजिए। मान के चलिए आपने 100 वस्तुएं बेची 1000 रुपये में और 110 वस्तुएं बेची या 101 वस्तुएं बेची। ऐसे मान के चलिए आप 10 वस्तुएं बेची 1000 रुपये में और 11 वस्तुएं बेची 1100 रुपये में। तो अब एक इकाई अधिक बेचने पर 100 रुपये का डिफरेंस आया, इसे ही हम एम आर कहते हैं। और इस एम आर को निकालने का तरीका है एम आर एन, यानी जिस वस्तु एक यूनिट का हम एम आर निकालना चाह रहे हैं उतने वस्तुओं के
टोटल रेवेन्यू में से उससे एक कम वस्तुओं के टोटल रेवेन्यू को घटाकर हम निकाल लेते हैं। सपोज कर चलिए हमने पहले 4 यूनिट हम पैदा कर रहे थे, अब हम 5 करना शुरू कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5वीं यूनिट का MR निकालने के लिए 5 यूनिटों के टोटल रेवेन्यू में से एक कम यानी 4 यूनिटों के टोटल रेवेन्यू को घटा देंगे। दूसरा MR इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। इसमें जो ट्रायंगल शेप्ड सिंबल है ये डेल्टा कहलाता है और ये चेंज को दर्शाता है। ये दर्शा रहा है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, और नीचे वाला चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज को अगर हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने की बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक टेबल है जो परफेक्ट कंपटीशन में है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कीमत स्वीकारक होती है। वो अपनी तरफ से कुछ निर्धारित नहीं करती है, जो कुछ होता है वो इंडस्ट्री से सेटल करता है, और जो फर्म है उसे अपनी तमाम अमाउंट, जितनी भी अमाउंट है कमोडिटी की, वो सब उसी प्राइस पर बेचनी पड़ती है। तो यहाँ जो AR लिया गया है यानी जो कीमत ली गई है वो 10 रुपये है। अब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, टोटल रेवेन्यू यहाँ हो गया, आउटपुट देखिए आप 1 2 3 4 5। एक यूनिट जब बेचता है तो टोटल रेवेन्यू हो गया 10, 2 यूनिट बेचता है तो टोटल रेवेन्यू हो गया 20, 3 यूनिट बेचता है तो टोटल रेवेन्यू हो गया 30। यानी हर बार टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं यहाँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए देखिए आप 10, पहला जो टोटल रेवेन्यू 10 है और उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं है, तो 10 में से 0 घटा दिया। फिर हमने दूसरी यूनिट पर टोटल रेवेन्यू 20 है और 20 से पहले वाला जो टोटल रेवेन्यू 10 है, तो 20 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाली यूनिट के टोटल रेवेन्यू को उसमें से घटाते चले जाते हैं। अब यहाँ से आप कुछ रिलेशंस देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, पहला तो अगर TR हमें निकालना पड़ रहा है तो AR को हम Q से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। दूसरा, अगर TR अगर हम निकालना चाहें तो हम सिग्मा MR से भी निकाल सकते हैं। 10 10 20 हर यूनिट पे, पहली यूनिट पे 10 है, अगली यूनिट पे 10 है, 10 और 10 20 करके देख लिए, टोटल रेवेन्यू 20 आ जाता है। उससे अगली यूनिट के 10 और जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो सिग्मा MR करके भी TR को निकाला जा सकता है। और अगर AR निकालना चाहते हैं तो TR अपॉन Q करके निकाल सकते हैं, और MR निकालना चाहते हैं तो TRN-1 करके निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो फॉर्मूले हमने पहले यहाँ बताए थे आपको, वो यहाँ एक अच्छी रिलेशनशिप आपको दर्शा रहा है। एक चीज़ और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर TR कांस्टेंट है, AR कांस्टेंट है, तो MR भी कांस्टेंट होगा। देख लीजिए आप, AR आपका 10 है तो MR भी आपका 10 ही निकल कर आ रहा है, दोनों कॉलमों में 10 है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ और रिलेशनशिप की बात हम अब करेंगे। क्या है कि जो MR आप देख रहे हैं वो सच में क्या है, एक एडिशनल वैल्यू है TR में। जब भी हम एक यूनिट अधिक बेचते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाती है, TR में एडिशनल वैल्यू के रूप में काम करती है। तो वो कह रहा है दूसरा कि अगर AR और MR, मैंने अभी बताया आपको, अगर AR कांस्टेंट है तो MR भी कांस्टेंट होता है। तीसरी बात एक और होती है, हाँ, अब बात आती है कि क्या इनमें से कोई चीज़ नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं TR और MR, AR नेगेटिव नहीं हो सकते, AR नेगेटिव नहीं हो सकती, MR नेगेटिव हो सकता है, पर उसके लिए कंडीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस निर्धारित होते हैं, तो वहाँ तो ये सिचुएशन आएगी नहीं। लेकिन अगर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार है, तो उसमें MR 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जब कीमतें गिर रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ तो प्राइस निर्धारित हो गया, लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में MR गिर सकता है। तो कीमतें जब कम होंगी तो MR नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पर इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब TR इंक्रीज करना बंद कर देता है तो MR 0 हो जाता है, और जब TR मैक्सिमम होता है
यानी कहने का मतलब यही है कि टी आर जब जीरो हो तो एम आर भी जीरो होता है, और जब टी आर गिरना शुरू हो जाता है, डिक्लाइनिंग करना शुरू कर देता है, तो एम आर भी नेगेटिव होता है। तो ये सिचुएशंस हैं यहाँ। अब बात करेंगे हम इसको थोड़ा सा कर्व के माध्यम से देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं दो कर्व हैं, एक टोटल है, टोटल रेवेन्यू कर्व है, और दूसरा है एम आर कर्व और ए आर कर्व। यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका जो टी आर है उसे आप गौर से देखें, 3 कॉलम बन रहे हैं, 2 विशेष रूप से। एक में जब टी आर बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया और फिर टी आर घटना शुरू हो गया। इन 2 ही अवस्थाओं में हम 3 अवस्थाओं में हम बात करेंगे। तो अब यहाँ आप देखें टी आर पहले अवस्था में ओ से लेके बी तक, ओ से बी तक का जो पोर्शन है, ओ से लेके बी तक का जो पोर्शन है, ओ से लेके बी तक का जो पोर्शन है, वहाँ टी आर बढ़ रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। उसके बाद बी पर कांस्टेंट हो जाता है और बी से फिर नीचे टी आर गिरना शुरू हो जाता है। अब इसका प्रभाव नीचे देखिए आप ज़रा, इनमें रिलेशनशिप आप देखिए, एम आर और ए आर दोनों नीचे गिर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एम आर ए आर से तेज़ी से गिर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टी आर बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, इसलिए दोनों नीचे गिर रहे हैं। तो एक रिलेशन से तो ये हो गया कि जब टी आर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट पर तो ए आर और एम आर दोनों गिरते हैं। दूसरा हो गया कि एम आर जो है वो ए आर की अपेक्षा तेज़ी से गिरता है। तीसरी बात है कि ए आर जब टी आर मैक्सिमम बी पॉइंट पर होता है तो एम आर जीरो हो जाता है। आप देख रहे हैं ई या एरो का पॉइंट यहाँ जो दर्शा रखा है, तो यहाँ ये जीरो हो गया है, और उसके बाद जैसे ही टी आर गिरना शुरू होता है एम आर नीचे निकल जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। तो ए आर और एम आर ये इसी गति से काम कर रहे हैं, दोनों नीचे गिरेंगे क्योंकि टी आर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो दोनों पहले नीचे गिरते हैं, फिर इनके रिलेशन मैंने आपको बताए कि ए आर और एम आर दोनों ही नीचे गिरने के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि एम आर इससे ज़्यादा तेज़ गति से गिरता है, यानी एम आर कर्व ए आर कर्व से नीचे रहता है। ये बिल्कुल एम सी और ए सी कर्व की तरह ही काम करते हैं। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप थी। दैट्स ऑल।